हे गाइस, वेलकम बैक और कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर तुम यहाँ तक आ गए हो तो मेटाबॉलिज्म का सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब स्टार्ट करते हैं हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या सिंपली ईटीसी। एंड बिलीव मी, ये चैप्टर पहले थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस और नेम्स होते हैं, लेकिन आज हम इसे एक स्टोरी की तरह समझेंगे और एंड तक तुम्हें समझ आ जाएगा कि NADH से 2.5 ATP और FADH2 से 1.5 ATP ही क्यों बनती है। चलो एक सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट्स में हमने ग्लाइकोलिसिस, PDH और TCL साइकिल पढ़े और हर जगह एक ही चीज़ मिल रही थी, NADH और FADH2। ये मॉलिक्यूल्स करते क्या हैं? क्या इनका काम सिर्फ बनाना था? बिल्कुल नहीं, ये एक्चुअली एनर्जी कैरियर्स हैं। इनके अंदर हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स स्टोर होते हैं और आज उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ करके बॉडी मैक्सिमम ATP बनाती है। सोचो, तुम्हारे पास सैलरी कैश में नहीं आती, सिर्फ चेक है। चेक यूज़फुल तब तक नहीं होते जब तक बैंक से कैश न मिल जाए। एग्जैक्टली वैसे ही NADH और FADH2 एनर्जी के चेक हैं और ETC बॉडी का बैंक है, जहाँ ये चेक्स कैश में होते हैं कन्वर्ट और बनाते हैं ATP, जो कि हमारा बॉडी का कैश है। ETC होता कहाँ है? ये लोकेटेड है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, आउटर मेम्ब्रेन में नहीं, इनर मेम्ब्रेन में। और इसी मेम्ब्रेन में सारे कॉम्प्लेक्सेस लाइन से लगे होते हैं। एक बार माइटोकॉन्ड्रिया को इमेजिन करो, सबसे बाहर आउटर मेम्ब्रेन, बीच में इंटर मेम्ब्रेन स्पेस और अंदर इनर मेम्ब्रेन। उसके अंदर है मैट्रिक्स। ये चार टर्म्स हमेशा याद रखना, क्योंकि प्रोटॉन किस साइड जाएगा ये इसी पर डिपेंड करता है। अब क्वेश्चन आता है, इलेक्ट्रॉन चलता क्यों है? इसका रीज़न है रिडॉक्स पोटेंशियल। सिंपल लैंग्वेज में, कुछ मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से दे देते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स उन्हें स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स हमेशा लो रिडॉक्स पोटेंशियल से हाई रिडॉक्स पोटेंशियल की तरफ मूव करते हैं। और फाइनल डेस्टिनेशन कौन है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स को सबसे स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है, इसीलिए उसको बोलते हैं फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। अब आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर 1। इसका नाम है NADH डिहाइड्रोजिनेस। जैसे ही NADH आता है, ये उससे इलेक्ट्रॉन्स ले लेता है और उन्हें आगे पास करता है कोएंजाइम Q को। लेकिन सिर्फ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं होते, यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट काम होता है। कॉम्प्लेक्स 1 4 प्रोटॉन्स मैट्रिक्स से उठाकर इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में पंप करता है। ये नंबर याद रखना, कॉम्प्लेक्स 1 4 प्रोटॉन। अब कॉम्प्लेक्स 2, ये नाम पहले भी सुना है। रिमेंबर TCA साइकिल, सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेस, एग्जैक्टली वही एंजाइम। इसीलिए हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स 2 और सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेस सेम प्रोटीन है। ये FADH2 से इलेक्ट्रॉन्स लेता है और उन्हें भी कोएंजाइम Q को ट्रांसफ़र कर देता है। लेकिन एक बहुत बड़ा डिफरेंस, कॉम्प्लेक्स 2 प्रोटॉन पंप नहीं करता है, ज़ीरो, बिल्कुल ज़ीरो। और इसी एक रीज़न की वजह से FADH2 से कम ATP बनते हैं। ये कॉन्सेप्ट समझ जाना तो रटना नहीं पड़ेगा। अब आता है कोएंजाइम Q। इसका दूसरा नाम है यूबिक्विनॉन। ये ETC का डिलीवरी बॉय है। ये मेम्ब्रेन के अंदर फ्रीली मूव करता रहता है। कॉम्प्लेक्स 1 और कॉम्प्लेक्स 2 दोनों से इलेक्ट्रॉन लेता है और उन्हें कॉम्प्लेक्स 3 तक पहुंचाता है। यानी ये फर्स्ट मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, NADH और FADH2 में क्या डिफरेंस है? दोनों इलेक्ट्रॉन्स ला रहे हैं, फिर ATP अलग क्यों? इसका आंसर बहुत सिंपल है। NADH कॉम्प्लेक्स 1 से एंट्री लेता है और कॉम्प्लेक्स 1 प्रोटॉन पंप करता है। FADH2 कॉम्प्लेक्स 2 से एंट्री लेता है और कॉम्प्लेक्स 2 कोई प्रोटॉन पंप नहीं करता। मतलब NADH रेस थोड़ी पहले स्टार्ट करता है, इसलिए उसके अकाउंट में ज़्यादा प्रोटॉन ऐड होंगे और एंड में ज़्यादा ATP मिलेगी। बस इसी लॉजिक की वजह से NADH 2.5 ATP और FADH2 1.5 ATP बनाता है। अब क्वेश्चन आता है, ये इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स तक क्यों जा रहे हैं और ATP बनाने में इनका रोल क्या है? अब इस मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं। कोएंजाइम Q इलेक्ट्रॉन्स लेकर पहुंच गया कॉम्प्लेक्स 3 के पास। कॉम्प्लेक्स 3 का नाम है साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स।
नाम याद रखना ज़रूरी है, बस फंक्शन भी याद रखो साथ में। ये इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करता है और फिर एक मोबाइल कैरियर को ट्रांसफ़र कर देता है जिसका नाम है साइटोक्रोम सी। लेकिन सिर्फ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं होते, कॉम्प्लेक्स 3 भी 4 प्रोटॉन्स मैट्रिक्स से उठाकर इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में पंप करता है। यानी अब तक अगर NADH से आए हो तो कॉम्प्लेक्स 1 ने 4 पंप किए और कॉम्प्लेक्स 3 ने और 4, मतलब टोटल 8 प्रोटॉन्स। अब आते हैं साइटोक्रोम सी। ये ETC का सेकंड मोबाइल कैरियर है। डिफरेंस ये है, कोएंजाइम क्यू मेम्ब्रेन के अंदर मूव करता है, लेकिन साइटोक्रोम सी मेम्ब्रेन के बाहर इंटरमेम्ब्रेन स्पेस वाली साइड में मूव करता है। ये सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन एक टाइम पर कैरी करता है और उस इलेक्ट्रॉन को लेकर पहुंचता है कॉम्प्लेक्स 4 तक। कॉम्प्लेक्स 4 ETC का लास्ट स्टेशन। इसका नाम है साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है क्योंकि इसी के पास आकर फाइनली इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र होते हैं। ऑक्सीजन इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? सिंपल सी बात है, अगर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट ना करे तो पूरी चेन रुक जाएगी, इलेक्ट्रॉन आगे ही नहीं बढ़ेगा। इसी वजह से ऑक्सीजन को बोलते हैं फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेकर बनाता क्या है? वाटर। रिएक्शन सिंपल है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेती है, प्रोटॉन्स लेती है और बना देती है H2O। इसीलिए हम सांस लेते हैं, सिर्फ ऑक्सीजन लाने के लिए नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलाने के लिए। ये मेटाबॉलिज्म का बहुत ब्यूटीफुल कनेक्शन है। कॉम्प्लेक्स 4 भी प्रोटॉन पंप करता है, 2 प्रोटॉन्स, बस ये नंबर याद रखना। अब एक बार टोटल प्रोटॉन्स काउंटिंग करते हैं। अगर NADH से इलेक्ट्रॉन आए तो कॉम्प्लेक्स 1 के 4, 3 के 4 और 4 के 2 प्रोटॉन्स, टोटल 10 प्रोटॉन्स। और अगर FADH2 से आए तो कॉम्प्लेक्स 2 से 0, कॉम्प्लेक्स 3 से 4 और कॉम्प्लेक्स 4 से 2, यानी कि टोटल 6 प्रोटॉन्स। अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि NADH से ज़्यादा ATP क्यों बनती है। अब आता है इस चैप्टर का हार्ट, कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। ये कॉन्सेप्ट नोबेल प्राइज़ विनिंग डिस्कवरी थी। कॉम्प्लेक्सेस प्रोटॉन को बाहर क्यों नहीं पंप कर रहे हैं? क्या बस पंपिंग के लिए पंपिंग? बिल्कुल नहीं। मतलब सोचो तुम एक वाटर टैंक भर रहे हो, जैसे जैसे पानी ऊपर जमा होता है प्रेशर बढ़ता है, बिल्कुल वैसे ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कॉम्प्लेक्सेस कंटिन्यूसली प्रोटॉन को मैट्रिक्स से उठाकर इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में भेजते रहते हैं। बाहर प्रोटॉन कंसंट्रेशन बहुत हाई हो जाती है और मैट्रिक्स के अंदर कम। अब 2 चीज़ें क्रिएट होती हैं। सबसे पहला कंसंट्रेशन डिफरेंस, बाहर H+ ज़्यादा और अंदर प्रोटॉन कम। सेकंड आता है चार्ज डिफरेंस, बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव। इन दोनों को मिलाकर बनती है प्रोटॉन मोटिव फोर्स। याद रखना, PMF कोई मॉलिक्यूल नहीं है, ये स्टोर्ड एनर्जी है, बिल्कुल स्ट्रेच्ड स्प्रिंग की तरह। ये डैम के पीछे जमा पानी की तरह होती है। और नेचर का एक सिंपल सा रूल है, जहाँ कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है पार्टिकल्स वापस लो कंसंट्रेशन की तरफ जाना चाहते हैं। तो प्रोटॉन्स भी मैट्रिक्स में वापस आना चाहते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन प्रोटॉन्स के लिए ऑलमोस्ट इम्परमिएबल है। प्रोटॉन्स के लिए इम्परमिएबल होने के कारण वो डायरेक्ट अंदर ही नहीं जा सकते, सिर्फ एक ही गेट है और उसका नाम है ATP सिंथेज। यही ATP सिंथेज ATP बनाता है। सोचो एक डैम बना हुआ है, डैम के सिर्फ एक साइड पानी बहुत ज़्यादा जमा है और नीचे एक टरबाइन लगी हुई है। जैसे ही पानी टरबाइन से गुजरता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने लगती है। बिल्कुल वैसे ही ATP सिंथेज काम करता है। इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में प्रोटॉन्स जमा है और ATP सिंथेज उसी डैम की टरबाइन है। अब अगर प्रोटॉन्स जैसे जैसे मैट्रिक्स में आते हैं ATP बनना शुरू हो जाती है। ATP सिंथेज के 2 मेजर पार्ट्स होते हैं। पहला F0 या F0, ये मेम्ब्रेन के अंदर होता है। इसका काम है प्रोटॉन चैनल बनाना, यानी प्रोटॉन्स इसी रास्ते से अंदर आएंगे। दूसरा है F1, ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स की तरफ बाहर निकला हुआ होता है और यही एक्चुअल ATP सिंथेसिस होती है। सिंपल लाइन में याद रखो, F0 प्रोटॉन चैनल एंड F1 ATP फैक्ट्री। अब एक इंटरेस्टिंग पार्ट, जब प्रोटॉन F0 के थ्रू अंदर आता है तो F0 का रिंग रोटेट करता है और उसी रोटेशन के साथ
एक सेंट्रल शाफ्ट भी घूमती है। ये शाफ्ट डायरेक्टली F1 से कनेक्टेड होती है, यानी प्रोटॉन फ्लो मैकेनिकल रोटेशन में कन्वर्ट हो गया और मैकेनिकल रोटेशन केमिकल एनर्जी में। ये बायोलॉजी का इंजीनियरिंग मास्टरपीस है। अब आता है पॉल बॉयर का फेमस बाइंडिंग चेन मैकेनिज्म। F1 के अंदर 3 बीटा सब यूनिट होती है और ये तीनों एक साथ सेम काम करती है, हर एक अलग स्टेट में होती है। 3 स्टेट्स याद रखना, L, T, O। बस यही, L स्टेट लूज स्टेट होती है, यहाँ ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आकर बाइंड करते हैं, लेकिन ATP नहीं बनता, सिर्फ बाइंडिंग होती है। T स्टेट टाइट स्टेट होती है, यहाँ ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इतने पास आते हैं कि ATP बन जाता है, यही एक्चुअल सिंथेसिस होती है। O स्टेट ओपन स्टेट होती है, यहाँ न्यूली फॉर्म्ड ATP रिलीज हो जाता है और साइकिल फिर से रिपीट होने लगता है। L मतलब लोड, ATP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट लोड करो। T ट्रांसफॉर्म, ATP बनाओ। O आउट, ATP रिलीज करो। अब आता है एक सबसे इम्पॉर्टेंट कैलकुलेशन, एक ATP बनाने के लिए कितने प्रोटॉन्स चाहिए। मॉडर्न एक्सेप्टेड वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 4 प्रोटॉन्स पर ATP। इसमें सिर्फ ATP बनाना ही नहीं, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ट्रांसपोर्ट और ATP एक्सपोर्ट भी इंक्लूडेड है। इसलिए प्रैक्टिकल कैलकुलेशन में हम 4 प्रोटॉन से एक ATP बनाते हैं, याद रखना। अब कैलकुलेशन देखते हैं। NADH से कितने प्रोटॉन पंप हुए थे? 10। तो ATP कितने? 10 डिवाइडेड बाय 4 यानी 2.5 ATP। FADH से कितने प्रोटॉन पंप हुए? 6। तो ATP 6 डिवाइडेड बाय 4 यानी 1.5 ATP। अब फाइनली आपको समझ में आ गया होगा कि ये नंबर्स रटने के लिए नहीं, ये प्रोटॉन काउंटिंग से आए हैं। इसीलिए मॉडर्न टेक्स्ट बुक में 2.5 और 1.5 ATP ही यूज़ करते हैं। पुराने बुक्स वाले 3 और 2 ATP वाले नंबर्स एक्सेप्टेड अब नहीं माने जाते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट, एक कंप्लीट 360 रोटेशन में 3 ATP बनते हैं, क्योंकि 3 बीटा सब यूनिट होती है। हर रोटेशन के साथ हर बीटा सब यूनिट एक बार ATP बनाती है। ये स्टेटमेंट भी एग्जाम में आ सकता है। अब आते हैं अगले टॉपिक पर, और CSIR में ETC से जितने भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं उनमें से बहुत सारे इसी टॉपिक से होते हैं। टॉपिक है ETC इनहिबिटर्स वर्सेस अनकपलर्स। और सबसे पहले एक लाइन याद रखना, इनहिबिटर और अनकपलर सेम चीज़ नहीं होते। ये सबसे कॉमन मिस्टेक है, आज के बाद तुम कभी कंफ्यूज नहीं होगे। पहले समझते हैं ETC इनहिबिटर्स। इनहिबिटर्स का काम सिंपल है, ये ETC के किसी एक कॉम्प्लेक्स को लॉक कर देते हैं। जैसे ही एक कॉम्प्लेक्स लॉक हुआ, इलेक्ट्रॉन आगे नहीं जा पाएगा और चेन वहीं रुक जाएगी, यानी प्रोटॉन पंपिंग भी रुक जाएगी और ATP सिंथेसिस भी रुक जाएगी। कॉम्प्लेक्स 1 के इनहिबिटर्स, इसमें सबसे फेमस नाम आता है रोटिनॉन। ये नेचुरली कुछ प्लांट्स में मिलता है और इसका काम है कॉम्प्लेक्स 1 से कोएंजाइम Q तक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र को ब्लॉक करना। NADH वाले इलेक्ट्रॉन आगे नहीं जा पाएंगे, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन्स FADH2 से आ रहे हैं तो चेन चल सकती है, क्योंकि FADH2 डायरेक्टली कॉम्प्लेक्स 2 से एंट्री लेता है और यही बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स है। सेकंड कॉम्प्लेक्स का इनहिबिटर है मेलोनेट। ये सक्सीनेट जैसा दिखता है, इसलिए एंजाइम कंफ्यूज हो जाता है और सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेस ब्लॉक हो जाता है। इसको बोलते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। कॉम्प्लेक्स 3, यहाँ फेवरेट इनहिबिटर आता है एंटीमाइसिन A। ये कॉम्प्लेक्स 3 को ब्लॉक करता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो वहीं रुक जाता है। कॉम्प्लेक्स 4, और अब आता है सबसे डेंजरस ग्रुप, साइनाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और अजाइड। ये तीनों जाकर कॉम्प्लेक्स 4 के आयरन सेंटर से बाइंड कर जाते हैं और ऑक्सीजन को बाइंड ही नहीं होने देते। इलेक्ट्रॉन फ्लो कम्प्लीटली स्टॉप, रेस्पिरेशन स्टॉप, ATP प्रोडक्शन स्टॉप। इसी वजह से साइनाइड पॉइजनिंग से इतनी डेथ्स होती है। नेक्स्ट है ओलिगोमाइसिन। ये थोड़ा अलग है, ये ETC कॉम्प्लेक्सेस को ब्लॉक नहीं करता, ये डायरेक्टली ATP सिंथेस के F0 पार्ट को ब्लॉक करता है। मतलब प्रोटॉन्स वापस मैट्रिक्स में आ ही नहीं पाते, और जब प्रोटॉन्स अंदर नहीं आ पाएंगे तो बाहर प्रेशर इतना बढ़ जाएगा कि ETC ही धीरे धीरे रुक जाएगी, यानी ATP ही नहीं बनेगी और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट भी स्टॉप हो जाएगा।
ये बहुत फेवरेट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। अब आते हैं अनकपलर्स पर, और यहीं स्टूडेंट सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। मतलब सोचो अगर मेम्ब्रेन में एक छेद हो जाए, सोचो एक डैम बना हुआ है और टरबाइन के साइड के बाहर एक होल हो गया है। अब पानी टरबाइन से नहीं, उस होल से निकल रहा है। इलेक्ट्रिसिटी बनेगी? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल वैसे ही अनकपलर्स मेम्ब्रेन में प्रोटॉन लीक क्रिएट कर देते हैं। सबसे फेमस है 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल DNP। ये प्रोटॉन को डायरेक्टली मेम्ब्रेन क्रॉस करवा देते हैं ATP सिंथेसिस को बाईपास करके। इससे क्या होगा? प्रोटॉन ग्रेडियंट डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ATP सिंथेसिस ऑलमोस्ट बंद हो जाती है। लेकिन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रुकती नहीं है, एक्चुअली और फास्ट चलने लगती है क्योंकि बैक प्रेशर ही कम हो गया। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है। तो सिंपल सी बात है, इनहिबिटर में इलेक्ट्रॉन फ्लो बंद होगा, लेकिन अनकपलर इलेक्ट्रॉन फ्लो कंटिन्यू रहता है, कभी कभी और फास्ट हो जाता है, लेकिन ATP नहीं बनती। एनर्जी का क्या होता है? अगर ATP नहीं बन रही तो एनर्जी गई कहाँ? हीट। सारी एनर्जी हीट के फॉर्म में रिलीज हो जाती है। इसी वजह से DNP डेंजरस है। बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। नेचर भी अनकपलर का यूज़ करती है, नाम है थर्मोजेनिन या UCP1। ये ब्राउन एडिपोज टिश्यू में मिलता है, स्पेशली न्यूबॉर्न बेबीज़ में और हाइबरनेटिंग एनिमल्स में। ये इंटेंशनली प्रोटॉन लीक करवाता है ताकि ATP की बजाय हीट बन सके। इसी प्रोसेस को बोलते हैं नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। अब इससे CSR में कुछ क्वेश्चंस भी आए हैं इन्हीं टॉपिक से, तो इनके आंसर करना। कॉम्प्लेक्स 1 का इनहिबिटर रोटेनॉन, कॉम्प्लेक्स 2 का मेलोनेट, कॉम्प्लेक्स 3 का एंटीमाइसिन, 4 का साइनाइड, अजाइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। ATP सिंथेस का इनहिबिटर ओलिगोमाइसिन। केमिकल अनकपलर DNP, नेचुरल अनकपलर थर्मोजेनिन। अनकपलर ATPs बनाते हैं? बिल्कुल नहीं। ऑक्सीजन कंजप्शन इंक्रीज हो जाती है, और ये स्टेटमेंट बहुत बार पूछा गया है। और इसी के साथ में हमारा जो ये टॉपिक था वो कंप्लीट होता है। अब हमारा पूरा बायोकेमिस्ट्री यहीं ख़त्म होता है। सो गाइस, थैंक you so much for watching, supporting, and now keep learning. Stay tuned.